आईआईटी जयपुर, 3 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, काफी सारे सब्जेक्ट मैंने डील किए हैं ईएससी, गेट, ईएससी और एसएससी जेई के सेक्शन के अंदर। KHEM09 इज माय कोड। अगर आप जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन से तो आप कोड यूज करेंगे जरूर और जरूर, KHEM09। ठीक है, दिस इज माय प्रोफाइल इन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। जाकर देख लीजिए कितना कंटेंट अवेलेबल कराया गया है पिछले 1 साल में मेरे द्वारा। फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें मैंने पढ़ाई है और किस किस लेवल पे चीजों को देखा है। ये कुछ एडवांटेजेस है अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के। लाइव क्लासेस, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, कंप्लीट प्रिपरेशन बाय द एजुकेटर। जी हाँ, ये सारी की सारी चीजें हम कराते हैं अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर आप किसी भी लेवल के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, या तो हो गेट एग्जामिनेशन, या फिर हो एसएससी जेई एग्जामिनेशन, या फिर इंडिया का कोई भी पीएसयू का एग्जामिनेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंध रखते हैं, तो फिर ये सेशन आपके लिए फायदेमंद होगा। और उसके लिए प्रिपरेशन हम कराते हैं अनअकैडमी की प्लेटफॉर्म के ऊपर। इस तरीके से आना अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे। ओके, मोबाइल नंबर इंस्टॉल करेंगे, अपना गोल सेलेक्ट करेंगे। गोल सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है कितने महीने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट है। आफ्टर दिस यू हैव टू सेलेक्ट दिस कोड, दिस इज माय कोड KHEM09 अगेन। एंड इसको यूज करने से फायदा क्या होगा, आपको मिल जाएगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर 10% का डिस्काउंट। जी हाँ, 10% का डिस्काउंट अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर। और मेरी गाइडेंस और मेरी हेल्प से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये मेरा कोर्स चल रहा है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 2, जो कि 5 जुलाई को शुरू हुआ था। आई थिंक 5 क्लासेस हो चुकी है एंड दिस इज माय पार्ट 2। अगर आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना चाहते हैं एग्जामिनेशन के हिसाब से, दोस्तों बहुत जरूरी बात है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तो आपको काफी जगह मिल जाएगा, यूट्यूब पे ही मिल जाएगा और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो ये सेशन आपको देखने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन के को ध्यान में रखते हुए ही इन सेशन को डिजाइन किया गया है। ठीक है, नहीं तो कई जगह मैंने देखा है चलती रहती है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पर मुश्किल हो जाती है, समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप एग्जाम के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं तो फिर ये सेशन आपके लिए मस्ट वॉच है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। थोड़े से अच्छे अच्छे और लंबे क्वेश्चन लेके आए हो आज, ताकि आप लोगों को समय लगे क्वेश्चन को समझने में और फिर आप उसका आंसर दें। सभी लोग इन द चैट सेक्शन आपका आंसर आ जाना चाहिए। चल, I am looking for your answers in the chat section, guys. क्वेश्चन पढ़ते हैं। Consider the following statement with regard of Lissajous pattern on the CRO. It is a stationary pattern. It is a stationary pattern on a CRO. कि वो CRO के ऊपर एक stationary pattern है। Second point, it is used for precise measurement of frequency of a voltage signal. Third point, it is a ratio between frequency of vertical and longitudinal voltage signals should be integer of their steady Lissajous pattern. बताइए जरा क्या आंसर होगा। 3 स्टेटमेंट आपके पास गिवन है, आपको सोच समझ के अपनी दिमाग का इस्तेमाल करके आपको बताना है कि क्या करेक्ट स्टेटमेंट होगा। ऑप्शन नंबर ए, इट इज नॉट ए स्टेशनरी पैटर्न। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज नॉट ए स्टेशनरी पैटर्न। सो ए तो मेरा आंसर होना ही नहीं वाला, 1 मेरा आंसर बिल्कुल भी नहीं होने वाला। सेकंड पॉइंट देखते हैं जरा। लिसाजियस पैटर्न क्या कह रहा है, इट इज यूज्ड फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वोल्टेज सिग्नल। देखो यार, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए क्या आपको रिक्वायरमेंट है लिसाजियस पैटर्न की? खुद बताओ। लिसाजियस पैटर्न क्या क्या चीजें बताता है? रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है, फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट नहीं बताता। फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट कैसे निकलता है? किसी भी वेव शेप की टाइम पीरियड को देख के, तो उसके लिए लिसाजियस पैटर्न की आवश्यकता नहीं होती। ये रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है और फेज शिफ्ट बताता है, 2 चीजें बताता है, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फेज शिफ्ट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? 3 is the correct answer and only 3 is the correct answer here. Only 3 is the correct answer here. बताइए जरा, फंस गए सभी लोग पहले क्वेश्चन में?
थोड़ा सा कान को घुमा कर पकड़ा है, और इसी तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाने की संभावना होती है कई एग्जाम्स में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आज का पेपर का लेवल, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बेहतर है एज कम्पेयर टू जो हम इजी लेवल्स करते हैं, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि आसान लेवल से हमेशा बात नहीं बनती, तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल आज रखा है मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आसान, जल्दी से बता दीजिए क्या है आंसर। ऑक्टल इक्विवेलेंट, ऑक्टल इक्विवेलेंट आपको बताना है, बताइए जरा आंसर इन द चैट सेक्शन। परफेक्ट। अगर मैं बात करूं किसी भी डेसिमल को ऑक्टल में मुझे कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा? डेसिमल को मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना होता है? पहले तो मैं टर्म लिख लेता हूं, 5 6 2 1, 8 से डिवाइड करते जाओ। सिंपल सी बात है यार, 8 से डिवाइड करते जाओ, जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे रिमाइंडर लिखते जाएंगे, उसको फिर उल्टा उल्टा इस तरीके से, जो भी वैल्यू आएगी उसको इस तरीके से उल्टा हम लिख लेंगे चुपचाप, बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं है। डिवाइड करो, रिमाइंडर निकालो, डिवाइड करो, रिमाइंडर निकालो, डिवाइड करो, रिमाइंडर निकालो, ये काम। बताइए कर पाएंगे? जल्दी बताइए चैट सेक्शन में कैसे करेंगे। थोड़ा सा अगर समझ लो ना तो आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा अगर समझ लिए, सोच के देखो यार एक बार, इसको अगर पहली बार ही डिवाइड करो तो भी आंसर आ जाएगा। 56 टाइम्स कट गया, कितने जा? 8 8 8 7 जा 8 1 जा 8 8 6 जा 64, 64 से 8 घटे तो 7, 7 टाइम्स गया ये, 7 टाइम्स गया ना, जीरो, क्योंकि 56 है। उसके बाद 21, 21 मतलब बताना जरा, 2 टाइम्स गया, हासिल बचा 5, मतलब 5 मेरी वो टर्म होनी चाहिए जो डेसिमल के जस्ट पहले आएगी। 5 मेरी वो टर्म होनी चाहिए जो डेसिमल के जस्ट पहले आएगी। ऑप्शन बता दीजिए कौन सा करेक्ट आंसर है। क्लियर? पांच मेरी वह टर्म है जो डेसिमल से जस्ट पहले आएगी। अब ऑप्शन बता सकते हो कौन सा करेक्ट आंसर है? इजीली निकल जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, वेरी इजीली यू कैन कैलकुलेट दिस थिंग। बी इज द करेक्ट आंसर यार, बी। अब बताओ, बहुत आसानी से बहुत जल्दी इसका आंसर आया कि नहीं आया? वेरी गुड। तीसरा सही था पहले क्वेश्चन में, इसका आंसर है बी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं इजीली। 8 को करेंगे, 8 जा गया, कितना बचा? 8 जा जब करोगे इसमें तो ये बचेगा 62। 62 कैसे जाएगा? 56, तो 6 इधर बच जाएगा। दिस इज 7 आई थिंक। फिर 8 जा करो, कितने टाइम्स? 1 0, 7 यहाँ बच गया। फिर 8 जा कर दो, 2 1, ये पूरा सॉल्व आ गया। 1 2 7 6 5, बेस 8 होगा। अब उसकी आवश्यकता नहीं है और निकालने की, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? बहुत अच्छे यार, जल्दी से सेशन के लिंक को शेयर कर दो प्यारे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आसान था। नेक्स्ट, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस टर्म विच इज गिवन बाय 657 बेस 8। तो आपको क्या बताना है दोस्तों? हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो यार जब भी आपको यार इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए ना, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल,
तो उसका एक मूल मंत्र बता रहा हूँ, उसको ध्यान रख लेना। पहले आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं मूल मंत्र बताऊंगा, उसके बाद आप लोग कर देंगे। वेरी गुड। सो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिविंग द आंसर्स, सो आई होप के आ गया होगा। चलो एक बार मैं जल्दी से बताया तो 6 5 7 ऐसा कैसे मैंने लिख लिया, ठीक है। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 1 0, या थोड़ा सा ना इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, थोड़ा दूर दूर करके लिखता है, 1 1 0। 5 को क्या लिख सकता हूँ, 1 0 1। 7 क्या लिख सकता हूँ, 1 1 1। अब इसको 4 4 के ब्लॉक बनाइए। तो ये वाले ब्लॉक में सिर्फ 1 था तो मैंने 0 0 0 लिख दिया। इस ब्लॉक को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, 1। इस ब्लॉक को क्या लिख सकता हूँ सर, ए। इस ब्लॉक को क्या लिख सकता हूँ सर, एफ। तो 1 A F इज द करेक्ट आंसर है। कौन था भाई सी वाला गलत हुआ क्या? जी हाँ सर, गलत हो गया थोड़ा सा। ऐसे करना है इसको। कितनी देर लगी? बहुत जल्दी सर। क्लियर? सी कौन कौन बोल रहा था बताओ जरा अभी। मिस्टर सलमान, ओके काफी सारे थे सी वाले, कोई बात नहीं, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अरे तुक्का मत मारिए कृपया करके, क्वेश्चन लाए हैं कि हेमेंद्र सर, तो कोशिश करके देखिए, होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अगर पहली बार में नहीं हुआ तो कोई नहीं, लेकिन जरूरी बात यह है कि आप कॉन्सेप्ट सीखें, ठीक है, वो बहुत जरूरी बात है। चलो अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आसान है बिल्कुल, बच्चों वाला, बता दो जरा क्या कहते हैं वो, छोटा वाला क्वेश्चन है ये तो। In an intrinsic semiconductor, the number of free electron is equal to number of holes, is greater than number of holes, is less than number of holes, या फिर none of the above। क्वेश्चन नंबर है 4। आसान है प्रश्न। In the intrinsic semiconductor, the number of free electron is equals to the number of holes. Equals to number of holes is the correct answer. अच्छा ये हम स्टैंडर्ड केस की बात कर रहे हैं भैया, ठीक है, स्टैंडर्ड केस की बात कर रहे हैं, बट ठीक है। अब सपोज करिए मेरे पास एक सिलिकॉन एटम है, इस तरीके से है। अब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर सपोज करो 27 डिग्री सेल्सियस, जो कि रूम टेम्परेचर है, वहां पर ये इलेक्ट्रॉन हट गया इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, यहाँ पे क्या बच गया, होल बच गया। सो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज 1, नंबर ऑफ होल इज 1, ये भी 1 है और ये भी 1 है, इसीलिए ये इक्वल नंबर ऑफ होल होगा स्टैंडर्ड केस के लिए। मतलब नॉर्मल सी बात है, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाओगे तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, उतने ही नंबर ऑफ होल्स हो जाएंगे, तो इस चीज का ध्यान रखना हमेशा, कई बार क्वेश्चन पूछता है ऐसे। नेक्स्ट, आसान था क्वेश्चन तो ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। एक एक करके जरा पढ़ाई करते हैं कि क्या क्या स्टेटमेंट गिवन है। दीज इंस्ट्रूमेंट पॉजेसेस हाई ऑपरेटिंग टॉर्क, टॉर्क काफी अधिक होता है। दीज इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी यूज फॉर एसी एज वेल एज डीसी। तो दूसरा तो बिल्कुल सही लग रहा है, पहला भी सही लग रहा है, अगला देखते हैं। पावर कंजम्पशन ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स इज लोअर फॉर लो वोल्टेज रेंजेस।
पहली बात तो ये तो लो नॉर्मल लो वोल्टेज रेंजेस के लिए ही कार्य में लिया जाता है, ठीक है। हाई वोल्टेज के लिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर का हम यूज करते हैं, ठीक है। हाई वोल्टेज के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर का यूज करते हैं। अब आप मुझे बताइए, मतलब नॉर्मल कंडीशन के लिए फॉर द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट पावर कंजम्पशन इज हाई और लो? पहले दो तो भैया मैं तुमको बताऊं सही है, ठीक है। यहाँ पे आप फंसोगे ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। द पावर कंजम्पशन ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स फॉर लो वोल्टेज, देखो ये लो वोल्टेज रेंज ना, ये धोखा देने के लिए लगाया गया है, ये लगाया गया धोखा देने के लिए। आप सोचोगे सर लो वोल्टेज है तो फिर पावर कंजम्पशन तो लो ही होगी, लेकिन मेरी बात सुनो, इसको लो वोल्टेज के लिए ही इस्तेमाल में किया जाता है। लो वोल्टेज के लिए इस्तेमाल में क्यों किया जाता है? क्योंकि हाई वोल्टेज रेंजेस के लिए तो किसको यूज करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक को यूज करते हैं। अब पावर कंजम्पशन नॉर्मल अगर मैं बात करूं मेरे एमआई इंस्ट्रूमेंट की, तो वो अधिक होती है, पावर कंजम्पशन ज्यादा होती है किसी भी मेरे इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है। पावर कंजम्पशन ज्यादा होगी, ऑपरेटिंग टॉर्क हाई होगा और यूज करा जाएगा एसी और डीसी बोथ में। करेक्ट आंसर होगा आपका 1 and 2, 3 विल बी द रॉन्ग आंसर। वेरी गुड, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, ये आसान वाला है दोस्तों। कंसीडर, ओके, करंट ऑफ 10 plus 5 sin omega t plus 3 sin omega 2t is measured by using moving iron instrument। आपको रीडिंग बतानी है, फाइनल क्या रहेगी? फाइनल रीडिंग विल बी व्हाट? अब यहाँ पे दो तरीके से इस सवाल को पूछा जाता है। एक बार तो आपको बोलते हैं सर पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के लिए रीडिंग निकाल दीजिए। पीएमएमसी के लिए रीडिंग जब निकालते हैं तो कैलकुलेट होती है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू इसकी कितनी होती? 10 एम्पियर, ठीक है। अब पूछा गया है सर एमआई इंस्ट्रूमेंट के लिए रीडिंग निकाल दीजिए। आपको निकालनी है सर आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू मतलब सॉल्व कीजिए, रूट ओवर ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अगर इसको इस तरफ ले जाके सॉल्व करेंगे तो ये हो गया कितना? 100 प्लस 25/2 12.5 प्लस 4.5 9/2 हो गया 4.5। सॉल्व करेंगे, रूट ओवर ऑफ 117। ऑप्शन में देखकर आंसर बताएंगे। करेक्ट आंसर इज सी। अरे भैया आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर बता दो सभी लोग, बिल्कुल यहाँ पे चश्मदीद गवाह मेरे। क्लियर है ऑल ऑफ यू? वेरी गुड, सबका सही है। नेक्स्ट, देखो माइक्रो प्रोसेसर के लिए हम काफी प्लान चल रहा है टीम में। सो अरे इसको क्या क्लियर करना है पिछले वाले क्वेश्चन को? जब भी आप इस तरीके की सिचुएशन में फंस जाए, जब साइन की ओमेगा टी और 2 ओमेगा टी है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अलग अलग होना जरूरी है। उसके बिना ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, उसके बिना ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। फ्रीक्वेंसी अलग अलग होना जरूरी है जब भी आप आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये तो बहुत आसान है, जल्दी से बता दो, बिल्कुल नॉट इवन 10 to 15 सेकेंड्स, पहले ही उसका आंसर आ जाना चाहिए। लो मैं थोड़ा साइड में हो गया। ऑप्शन नंबर डी पढ़ देता हूँ, डी और सी नहीं दिख रहे होंगे शायद। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर, ये ऑप्शन है। ओके, करेक्ट आंसर कौन सा है बताओ? ट्रू पूछा है। डिपेंड्स ऑन लेंथ करेगा, मटेरियल पे भी करेगा, टेम्परेचर पे भी करेगा, इस पे नहीं करेगा। डी इज द करेक्ट आंसर यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे। अगला सवाल, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द 14 मीटर लॉन्ग सर्कुलर वायर व्हेन द डायामीटर एंड कंडक्टिविटी इज इतना एंड इतना। या तो डायामीटर कितना बता रहा है, 0.6 बता रहा है, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, 0.3 हो गया। रेजिस्टेंस आपको बताना है क्या होता है, रो एल बाय ए। अच्छा, रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है सर। लेकिन आपको क्या दिया है, सिग्मा, जो कि होता है कंडक्टिविटी। सिग्मा जो कि होता है कंडक्टिविटी। आर बराबर 1/12 डॉट एल कितना 14 डिवाइडेड बाय पाई 0.3 का स्क्वायर, पाई 0.3 का स्क्वायर। क्लियर? अरे वाह, क्या बात, सभी एक नंबर। क्लियर है, यस और नो सभी लोग? करेक्ट आंसर इज 4.17। no worries about these kind of things, you can easily calculate. Next, next, which of the following method is used for the measurement of high resistances? ओके, बहुत अच्छे, क्या बात, वेरी गुड। देखिए, which one of the following method is used for the measurement of high resistances? सब्स्टिट्यूशन मेथड किसके लिए होता है बताइए जरा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। substitution method, all of you, for medium resistances. Potentiometer method is used for low resistances, and these four are used for high resistances. Clear? Now which of the following is used for surface resistance? सरफेस रेजिस्टेंस के लिए कौन सा इस्तेमाल में किया जाता है? सरफेस रेजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल में किया जाता है डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड। ये होता है सरफेस रेजिस्टेंस के लिए। क्लियर? डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड फॉर सरफेस रेजिस्टेंस, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट,
This is a very rare kind of question which was asked previously, but you have to make a note of it. If you have learned about this color coding, कलर कोडिंग पढ़ा है? बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो देख लेना इंटरनेट पे सर्च करके कलर कोडिंग, अगर एक पेज आ जाएगा, उस पेज पे सारे ये सीक्वेंस पता चल जाएगा। ठीक है, कई बार एक दो बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है तो मैं इस क्वेश्चन को ले आया था। ज्यादा परेशानी नहीं होती इस तरीके के क्वेश्चन में। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से नंबरिंग चलेगी एंड मल्टीप्लायर की टर्म भी आगे ज्वाइन हो जाएगी। करेक्ट आंसर है इसका, बताइए। आई थिंक करेक्ट आंसर इसका होने वाला है, यस परफेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट, डिटरमाइन द हीट डिसिपेटेड थ्रू द कंडक्टर। बहुत ही आसान सवाल है, जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर है। Determine the heat dissipated through the conductor of 6 ohm resistance when the current of Ithna flowing through for 10 seconds. Good. Very good. I square R T is the correct answer. Correct statement आएगा 540, 540 is the correct answer. Good. I square RT 3 का square multiplied by 6 multiplied by 10. 540 is the correct answer. Next. Next question. Consider the following statement regarding the induction type watt meter. Induction type meter is used for only AC systems. पहली बात, induction type watt meter is used for only and only AC system. Point number 1. Power consumption of induction type watt meter is high. Power consumption of induction type watt meter is high. तो पहला तो पक्का गलत हो ही गया सर, क्योंकि एसी और डीसी लिखा है, सिर्फ एसी के लिए होता है तो ये गलत हो गया। दूसरा हाई होती है सर, इसमें लो लिखा है तो ये गलत हो गया। It is accurate only at stated frequency and temperature. This is correct. So the correct statement will be C is the correct answer. C is correct. इंडक्शन में पावर कंजप्शन अधिक होगी बाकियों से, ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, इंडक्शन हो रहा है। जब इंडक्शन होता है तो एक कॉइल से दूसरी कॉइल में इंडक्शन की प्रोसेस होती है, उसमें लीकेज की संभावना बढ़ जाती है, तो पावर कंजप्शन भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर कॉइल्स। ठीक है ना, लाइक अगर हम एमआई की बात करें, एमआई इंस्ट्रूमेंट जो है, तो वहां पे क्या है, वो कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, वो है भैया लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करने के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, तो वहां पे जो लीकेज होगा वो कम होगा। अब अगर बात करें उसकी पीएमएमसी की, वहां पर भी इसके कंपैरिजन में, इंडक्शन के कंपैरिजन में कम होता है पावर कंजम्पशन कंपैरिजन में, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें बिल्कुल ही नहीं होता, होता है।
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये तो आसान है, जल्दी से बता दीजिए क्या करेक्ट आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जो भगवान ने आपको दिया है दोस्तों, बहुत अच्छे से। चलिए, determine the total impedance of the series RLC circuit having a resistance of इतना and capacitive reactance of इतना and inductive reactance of इतना। हो गया क्वेश्चन। Z बराबर रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। आंसर आ गया आपका। 10 का स्क्वायर 100, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर 6 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 100 प्लस 4 का स्क्वायर होगा 116। रूट ओवर ऑफ 116 क्या होगा, ये आप ऑप्शन से एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं। रूट ओवर ऑफ z बराबर 116। भैया कोई बात नहीं भैया, भैया सही हो गया ना, क्लियर सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the reverse voltage increases from 5 volt to 10 volt, what will happen to the depletion layer। अब सोचो यार, रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज हो रही है फ्रॉम, मतलब रिवर्स में इंक्रीज हो रही है, 5 वोल्ट रिवर्स लगाई हुई थी, मैंने क्या 10 वोल्ट रिवर्स लगा दी, तो डेफिनेटली जब ज्यादा रिवर्स वोल्टेज लगेगी तो ज्यादा से ज्यादा मेरे चार्ज कैरियर्स मेरे कहाँ पे अक्यूमुलेट हो जाएंगे भैया, मेरी जो लेयर है, डिप्लेशन लेयर है, उसकी विड्थ ज्यादा होती जाएगी, तो इट बिकम्स लार्जर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इट बिकम्स लार्जर इज द करेक्ट आंसर। A is the correct answer, becomes larger। ठीक, अच्छा एक और सवाल पूछ रहा हूँ इसी में से, ठीक है ना। अच्छा वो सवाल यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आएगा, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि सपोज एक जेनर डायोड है जिसकी ना रिवर्स वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कार्य कर रहा है, जिसकी रिवर्स वोल्टेज 6 वोल्ट है, ठीक है, इसकी रेटिंग है 6 वोल्ट, रिवर्स ब्रेक ओवर रेटिंग है क्या, 6 वोल्ट, 5 वोल्ट रिवर्स बायस लगा हुआ था और फिर मैंने 10 वोल्ट लगा दिया, तो मुझे बताइए एट द एंड इस मेरे रिवर्स बायस जो मेरा पीएन ये जो है जेनर डायोड, इसके ऊपर कितनी वोल्टेज रहेगी, यहाँ पर प्लस माइनस वी नॉट की वैल्यू कितनी रहेगी जब मैंने 10 वोल्ट यहाँ पर लगा दिया है। रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज है इसकी 6 वोल्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी नॉट हेयर, बता सकते हैं। 10 वोल्ट होगी कि 6 वोल्ट होगी, ये जानना है मुझे। 0 वोल्ट भी ऑप्शन आ रहा है, 0 वोल्ट, 10 वोल्ट, 6 वोल्ट, 5 वोल्ट, क्या होगी आंसर। जी हाँ, ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो जो वैल्यू है, चाहे आप कितनी ऊपर ले जाए इसकी वैल्यू को, वो 6 वोल्ट से ऊपर नहीं जाएगी, इसलिए तो बोल रहा था वोल्टेज रेगुलेटर वोल्टेज की वैल्यू को फिक्स कर देता है, ठीक है ना। 6 वोल्ट के ऊपर नहीं जाएगी चाहे आप इनपुट कितना ही आगे ले जाए, ठीक है, यस और नो, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन कौन है भैया? खेमेंद्र सर की क्लास किसने पढ़ी है प्लस पे आके, बताओ जरा। अभी अभी कुछ दिन पहले ये करा है, आई थिंक परसों, आई थिंक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई है मैंने, कहाँ पे? प्लस पे, आई थिंक परसों या फिर उसके एक दिन पहले ही मैंने ये चीज कराई है। कल तो क्लास नहीं हुई थी, परसों क्लास हुई थी आई थिंक, तो यही चीज मैंने कराई थी। सो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? इंप्रूव द पावर फैक्टर। एक और पॉइंट लिख लो, रिमूव नेगेटिव स्पाइक। रिमूव नेगेटिव स्पाइक। जी हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। आई थिंक मिस्टर प्रिंस पाठक, वेव शेप इज इम्प्रूव। ये कुछ चीजें हैं जो कि होती है फ्री व्हीलिंग डायोड के लगाए जाने के बाद। फ्री व्हीलिंग डायोड के लगाए जाने के बाद ये कुछ चीजें होती है। क्लियर? अरे वेरी गुड, बहुत अच्छे। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हाँ, एक आपका आउटपुट आंसर देख के एक चीज याद आ गई। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन वी आर? वी आर नहीं, वी नॉट बताइए। वी नॉट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वी नॉट इज द एवरेज आउटपुट वोल्टेज इफ द फ्री व्हीलिंग डायोड इज कनेक्टेड। Average output voltage if the freewheeling diode is connected. What is the effect of V naught and V naught RMS? दोनों बताइए जरा। The value of V naught will be going to increase. The value of V naught will be going to increase definitely, क्योंकि जो नेगेटिव हाफ साइकिल की तरफ जो मेरा स्पाइक बन रहा था वो मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। तो पहले जो वैल्यू आ रही थी उससे वी नॉट की वैल्यू ऑब्वियसली बढ़कर आएगी अब। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चीज को मैंने हटा दिया है। अगर मैं वी नॉट आरएमएस की बात करूं तो क्या होगा बताओ जरा आप? वी नॉट आरएमएस, आउटपुट आरएमएस वैल्यू। अरे भाई, आउटपुट की आरएमएस की वैल्यू कैसे निकलती है? वहां पर आरएमएस मतलब स्क्वायर टर्म। स्क्वायर टर्म मतलब जो नेगेटिव में भी है वो पॉजिटिव में काउंट होगा, पर काउंट होगा। पर अब हमने जब फ्री व्हीलिंग डायोड लगा लिया तो वो क्लिप ही हो गया एक तरीके से, अब वो कहीं काउंट नहीं होगा। इसका मतलब वी नॉट आर एम एस विल बी गोइंग टू डिक्रीज। बहुत ही बड़ा पॉइंट है ये। ठीक है सभी लोग। हाँ अब बताओ कौन कौन बोल रहा था कि भाई वी नॉट आर एम एस इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा बच्चों? ठीक है, वी नॉट आर एम एस की वैल्यू डिक्रीज होगी, यही तो गेम है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे इसको। अब एक प्रिंस पाठक जी बोल रहे सर तो फिर पीआईवी की वैल्यू भी डिक्रीज, अरे कैसे होगी भैया? पीआईवी क्या होता है? इनवर्स वोल्टेज। इनवर्स वोल्टेज वो मैग्नीट्यूड की पीक वैल्यू पे डिपेंड करेगा, पीक मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। जो तो वीएम ही होगा ऑब्वियसली, किसी भी साइन वेव का वीएम साइन ओमेगा टी होता है तो वो तो वीएम ही होता है। आपको वो एक इंस्टेंट पे निकलती है। ठीक है, एवरेज होती है आरएमएस, ये पूरी वेवफॉर्म की निकलती है। ठीक है ना? जहां तक आप बात करेंगे पीक वैल्यू की, मतलब या फिर पीआईवी की, वो एक इंस्टेंट पे निकलेगी ना, तो उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। समझ आया कॉन्सेप्ट? अगर आया तो बता दो एक बार। काफी अच्छे डिटेल में कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं यहाँ पे। अगर पसंद आए तो सभी लोग लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे, क्योंकि शेयर तो आप करते नहीं हो, क्योंकि खेमेन सर तो आ रहे हैं मस्त फ्री में पढ़ाने, है ना? तो मस्त रहो, मस्त पढ़ो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये हो गया था क्या?
चलिए, द वेन ब्रिज ऑसिलेटर इज सुटेबल फॉर ऑडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन, या फिर वेरी लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन। हाँ आसान है, ठीक है ना। ओके, ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए यूजफुल होता है वेन ब्रिज, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। वेन ब्रिज ऑसिलेटर। नेक्स्ट, वेरी इजी, which causes barrier layer in the PN junction। What is the purpose, what is the root cause of barrier layer in the PN junction? देखो यहाँ पे अब बड़े ना प्रॉब्लम होने वाली है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका क्या, रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। अब मेरी बात समझेंगे, ये मैंने एक सेमीकंडक्टर रख दिया है ऐसा यहाँ पे, ठीक है। एक है पी टाइप का सेमीकंडक्टर, एक है एन टाइप का सेमीकंडक्टर, ठीक है। डोपिंग ऑलरेडी हो चुकी है तो डोपिंग को हम काउंट नहीं करेंगे, वो तो पहले से ही हो चुकी है। उसके बाद हमने ज्वाइन किया है सेमीकंडक्टर को, जब हमने ज्वाइन किया है तो सबसे पहली चीज क्या हुई है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल फ्रॉम द पी रीजन टू द इलेक्ट्रॉन इन द एन रीजन, और यहां पे बन चुका है क्या, एक बैरियर, जिसके अंदर क्या है बेचारे मेरे प्यारे, आयंस। यहां पर है नेगेटिव आयंस, यहां पर है पॉजिटिव आयंस। दुनिया में काफी लोगों को पता नहीं होता आफ्टर इंजीनियरिंग ऑल्सो कि नेगेटिव इधर क्यों होता है, पॉजिटिव इधर क्यों होता है, ठीक है ना। अगर आपको पता है तो आप बहुत बेहतर स्थिति में है। अब ये जो बैरियर आया है इसका रूट कॉज क्या है, रिकॉम्बिनेशन। क्लियर, व्हाट इज द रूट कॉज हियर, रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन सबसे पहले हुआ है। सर आप बोलोगे सर डोपिंग सबसे पहले हुई है, अरे भैया डोपिंग तो हो गई, उसके बाद हमने ज्वाइन किया है, ज्वाइन करने के बाद कौन सी चीज हुई है, कि डोपिंग तो हो गई, वो तो पी टाइप बन गया, एन टाइप बन गया, उनको जोड़ो ही नहीं तो क्या कुछ हो जाएगा, बैरियर बनेगा, नहीं बनेगा, जोड़ना पड़ा, जोड़ने के बाद सबसे पहली चीज कौन सी हुई, रिकॉम्बिनेशन हुई। क्लियर, वही तो अब दिक्कत यह आ गई कि सर हमको तो ये पता ही नहीं कि नेगेटिव इधर क्यों आता है, पॉजिटिव इधर क्यों आता है। अब जो ज्ञान देने वाला हो लिख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि ये जो चीज है ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बीटेक। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। देखिए यहाँ पे ये है मेरा एक डायोड बनेगा, यहाँ पे ये है पी रीजन, ये है मेरा एन रीजन। एन रीजन में मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, पी रीजन में मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं होल्स। सो विथ एवरी होल इन द पी रीजन देयर मस्ट बी ए पॉजिटिव आयन उसको सपोर्ट करने के लिए, ताकि मेरे पूरे पी टाइप सेमीकंडक्टर की, पूरे पी टाइप सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे। मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहना चाहिए इन माय नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन। इसलिए हर एक होल के साथ एक आयन होता है, हर एक होल के साथ एक आयन होता है, आयन होता है पॉजिटिव, सॉरी आयन होता है नेगेटिव आयन, क्योंकि होल जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो आयन मेरा होगा क्या, नेगेटिव आयन। यहाँ पे यहां बनाओ एक नेगेटिव आयन, तो हर एक होल के साथ एक नेगेटिव आयन, हर एक होल के साथ एक नेगेटिव आयन बन गया, ठीक है। हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक पॉजिटिव आयन, हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक पॉजिटिव आयन बन गया। अब जब ये लेयर में रिकॉम्बिनेशन होगा, जब ये लेयर में यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होगा, रिकॉम्बिनेशन किसका होता है, होल और इलेक्ट्रॉन का होता है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, होल और इलेक्ट्रॉन का होगा रिकॉम्बिनेशन। होल और इलेक्ट्रॉन के रिकॉम्बिनेशन के बाद जो आयंस है
वो होल जो रिकम्बाइन हो चुके हैं वो, और वो इलेक्ट्रॉन जो रिकम्बाइन हो चुके हैं उनके आयंस रिकम्बाइन नहीं होते, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव आयंस इकट्ठे हो जाते हैं जो रिकम्बाइन हो चुके इलेक्ट्रॉन उनके साथ वाले, और यहाँ पे नेगेटिव आयंस इकट्ठे हो जाते हैं जो रिकम्बाइन हो चुके हैं होल्स उनके साथ वाले। अब बताइए क्लियर है कि पॉजिटिव आयंस इधर क्यों आते हैं, नेगेटिव आयन इधर क्यों आते हैं, और ये होते हैं मेरे इमोबाइल आयन। क्या होते हैं? इमोबाइल आयन। क्लियर? यस और नो? और ज्ञान की बात दू थोड़ी सी, ज्यादा हो जाएगा, ऊपर से जाएगा सर। बस अब रहने दो, बस सर अब रहने दो, आज का कोटा पूरा हो गया सर। सुनो जरा थोड़ी सी बात। ध्यान से सुनेंगे। अब यहां पर इसने क्या किया, एक पोटेंशियल बना लिया, इसको मैंने नाम दे दिया ई। इसका पॉजिटिव यहां पर है, नेगेटिव यहां पर है कि नहीं है? ठीक है ना? अब ये फोर्स प्रोवाइड कराएगा, क्या कराएगा? फोर्स प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, अब F बराबर एन ई, कितना फोर्स प्रोवाइड कराएगा वो मेरे चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा। F बराबर क्यू ई, सॉरी, F बराबर क्यू ई, कितना फोर्स प्रोवाइड करा रहा है, किस डायरेक्शन में प्रोवाइड करा रहा है, वो मेरे चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसका नॉर्मल कंडीशन में पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में चार्ज फोर्स प्रोवाइड करा रहा है। अब यहाँ पे होल, होल इधर आने की कोशिश कर रहा है, होल बैरियर की इस तरफ आने की कोशिश कर रहा है, तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड में इसको F बराबर QE फोर्स प्रोवाइड करा रहा है। इसका मतलब ये जो पोटेंशियल यहां पे बन गया है, ये होल को क्रॉस नहीं करने दे रहा है, क्योंकि वो कितना फोर्स प्रोवाइड करा रहा है? F बराबर QE। इतना समझ में आ गया? थोड़ा सा और बताओ सर, थोड़ा सा और डीप में बता दो ना सर, मजा आ जाएगा, बिल्कुल बहुत मजा आ जाने वाला है सर। अब देखो ध्यान से मेरी बात, यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे आने की कोशिश करी, तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स बना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो माइनस क्यू ई चार्ज बना, फोर्स बना। इसका मतलब फोर्स जो नॉर्मल ऑपरेटिंग ई की डायरेक्शन है उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं आने देता और इलेक्ट्रॉन को धक्का दिया जाता है इस तरफ ही, आप इधर ही रहिए कृपया करके। अब बताइए समझ में आया? बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इतना बेसिकली इस YouTube चैनल पे काफी कम लोग हैं जो समझा देंगे इस कॉन्सेप्ट को। जल्दी से बताइए इन दिस चैट सेक्शन, राइट हियर राइट नाउ एट दिस मोमेंट। समझ में आया क्या? अरे कैसे रिपेल करेगा? ये बैरियर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ना गुरुदेव, वो रिपेल करता है। ठीक है, क्लियर? ऑल ऑफ यू इन द चैट सेक्शन, सभी लोग को क्लियर है? जी हाँ सर, क्लियर हो चुका है। थोड़ा सा मैं भावनाओं में बह जाता हूँ और थोड़ा ज्यादा ही बता दिया आपको, कोई बात नहीं, जल्दी सी आगे। बताइए जरा, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, सिस्टम इज स्टेबल, अनस्टेबल, कंडीशनली स्टेबल, बताइए जरा। आरएच क्राइटेरिया निकाल सकते हैं सर? इस पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। इफ outer coefficients is greater than, multiplication of outer coefficient is greater than multiplication of inner coefficient,
then it is unstable. Then it is unstable. And if multiplication of outer coefficient is less than the multiplication of inner coefficient, then it is stable. आउटर कोफिशिएंट कौन कौन से हो गए? 12 मल्टीप्लाइड बाय 8. क्या वो लेस देन है 8 मल्टीप्लाइड बाय 19 से? तो सिस्टम क्या हो गया? स्टेबल सिस्टम हो गया. राउ थेरे निकाल के सॉल्व करके देख लीजिए. ए इज द करेक्ट आंसर. और जिन्होंने आंसर दिया अनस्टेबल, वो माइनस देख के धोखा खा गए, पर गलत आंसर है. ठीक है. क्लियर है ऑल ऑफ यू? करेक्ट आंसर इज स्टेबल हियर. इसको एक और तरीका है कैलकुलेट करने का, राउथ हार्विट्स, जो मेरे हिसाब से सभी लोग जानते होंगे. क्लियर? नेक्स्ट, कंट्रोल सिस्टम. Number of poles are 14. Number of zeros are 2. Open loop transfer function. The slope of higher frequency asymptote of the magnitude plot. इसका स्टेटमेंट रहेगा z minus p multiplied by 20 dB by decade. Z is 2 minus 14 multiplied by 2020. सॉल्व करेंगे minus 240 dB by DEC. करेक्ट आंसर इज गुड. राउथ है रे. ओहो हो, बड़ी समस्या है सर. राहुल सर पढ़ा रहे आई थिंक अभी प्लस पे. चले जाओ, ऐश हो जाएगी. राहुल सर कंट्रोल सिस्टम पढ़ा रहे, स्टेबिलिटी शुरू करने वाले आई थिंक, अभी जो बैच शुरू हो रहा है उनका, तो उसमें जाके आप पढ़ सकते हैं. नहीं तो मैंने ही पढ़ाया है वहां पे. जिससे भी आपको पसंद है आप देख सकते हैं. नेक्स्ट. अरे तो आसान है, आखिरी क्वेश्चन रखते हैं इसको. कोई बात नहीं. ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. देखिए, कोफिशिएंट्स को आपको इस तरीके से लिखना है 1, 8, 19, 12. 1, 8, 19, 12 इस तरीके से कोफिशिएंट जाते हैं, हमेशा ध्यान रखना. ठीक है. देखो आप जरा, 8 मल्टीप्लाइड बाय 19 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइड बाय 8 इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस पॉइंट. 12.1 डिवाइडेड बाय 8 इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस पॉइंट. इसका कोफिशिएंट सॉल्व करोगे 12 आएगा. अब राउथ हार्विट्स क्या कहता है, ये जो पूरी की पूरी जो कॉलम बनी है ना, ये वाली, ये जो पूरी की पूरी कॉलम बनी है,
इसमें नंबर ऑफ साइन चेंज सपोज करो 1 है, एक पॉजिटिव चल रहा है, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव आ गया, फिर पॉजिटिव आ गया, तो 2 साइन चेंज हो गए। नंबर ऑफ साइन चेंजेस हमको ये चीज बताते हैं कि टोटल में से कितने रूट मेरे राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में लाई करते हैं। नंबर ऑफ साइन चेंजेस मुझे ये चीज डिफाइन करता है कि टोटल में से कितने रूट मेरे राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में लाई करते हैं। यहां पर इस कॉलम में एक भी साइन चेंज नहीं होगा, इसका मतलब सभी के सभी रूट मेरे लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में लाई करेंगे। इसका अर्थ ये है कि आपका सिस्टम क्या है, स्टेबल सिस्टम है। अगर राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में रूट्स लाई कर जा रहे हैं तो वो अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा, अगर लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में रूट लाई कर रहे हैं तो वो स्टेबल सिस्टम हो जाएगा, और अगर मेरे एक्स जी ओमेगा एक्सिस के ऊपर रूट लाई कर रहे हैं तो वो मार्जिनली स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। क्लियर? यस और नो? अरे बताओ भाई, यस और नो? देखो इतनी छोटी छोटी चीजें अगर आपको नहीं आ रही तो आप प्लस ज्वाइन कर लीजिए, आके पढ़ लीजिए, वहां पे सारी चीजें पढ़ाई गई है। यहाँ पे आके समय खराब करने का तो आपका भी समय खराब हो रहा है, ठीक है ना? क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हें बताऊंगा देखो किस तरीके से प्लस ज्वाइन करना है, चिंता मत करो, बहुत सारे क्वेश्चन लाया था मैं वैसे, ठीक है ना? ये मेरी प्रोफाइल है, जाकर देख लें, कंट्रोल सिस्टम मिल जाएगा, और कंट्रोल सिस्टम का एक भी क्वेश्चन ना बने तो आप मुझे आकर बोल सकते हैं सर क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है? ये तरीके कुछ फायदे हैं जो कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप के हैं, जो कि जहां पर आप सारी चीजें पढ़ सकते हो। इस तरीके से आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है, अपना फोन नंबर रजिस्टर करना है, एसएससी एग्जाम्स पे क्लिक करना है, उसके बाद सेलेक्ट करना है अपना गोल एसएससी एग्जाम्स। एसएससी एग्जाम्स गोल सेलेक्ट करेंगे भैया, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे कितने महीने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट है। आप स्पेशली 1 साल का सब्सक्रिप्शन जरूर लेंगे, ठीक है? 1 साल का सब्सक्रिप्शन जरूर लेंगे, और उसके बाद कोड यूज करेंगे KHEM09, ठीक है? KHEM09 कोड की हेल्प से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का, और मैं आपको गाइड करूंगा आगे कैसे पढ़ाई करनी है, तो चिंता बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है ना? कोई टेंशन की बात नहीं है। क्लियर? यहाँ पे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, पैटर्न में मिल जाएंगे, सारी चीजें मिल जाएगी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको मेरी कोई बात खराब लगती है तो फिर यहाँ पे रिपोर्ट कर दीजिए। क्लियर? अरे तुम तो फ्री हो, मेरी तो क्लास है भैया ठीक है? अनअकैडमी की एसएससी सेक्शन की भी क्लासेस चलती रहती है, आप इनको देख सकते हैं। प्राइस हाइक होने वाला है भैया, जो लोग पूछ रहे थे कि कितने का है सब्सक्रिप्शन, ये देख सकते हैं फॉर 12 months and 24 months, बट यू हैव टू यूज व्हाट, my code which is KHEM09. Clear? Thank you so much guys for being part of the this session, and I hope कि आप सभी लोगों के लिए सेशन यूजफुल होगा, and I hope कि we do not have wasted more time in chatting from next session, okay? And please I hope you also that please be responsible and be happy, and किसी को परेशान मत कीजिए, और अगर आपके लिए सेशन यूजफुल है तभी आप आइए, अगर सेशन यूजफुल नहीं है और टाइम वेस्ट करने आते हैं तो प्लीज मत आइए। क्लियर? ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू सो मच।